तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपना सीए इंटर में। और अगर आप बीकॉम या एमकॉम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से मैं समझाऊंगा इसको, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मेरा मेजर कोर्स ओरिएंटेशन जो रहेगा वो सीए स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, क्योंकि मैं अभी सीए इंटर के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो हमारा जो पहला वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसमें हम लर्निंग आउटकम्स अपने देख लेते हैं कि क्या मेजर लर्निंग आउटकम्स रहेंगे इसमें। ये लर्निंग आउटकम्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं पता करना, ताकि हम एग्ज़ाम में सही तरीके से तैयारी कर पाएँ। तो ये हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं ये हैं, आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इम्पोर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि क्या इवैल्यूएशन टेक्निक से कैसे कैपिटल बजटिंग करनी है हमारे को। फिर कंसेप्ट, उस वेरियस इवैल्यूएशन टेक्निक्स के आ जाएंगे। और फिर एडवांटेजेस और डिसवांटेजेस, जो मोस्टली थ्योरी रहेगा। अगर आप ये दो चीज़ें जो प्रैक्टिकल की समझ लेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका बीकॉम एमकॉम या सीए वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। बट आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी में से भी आजकल काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं हर एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है एक कॉर्पोरेट के लिए? इन्वेस्टमेंट डिसीजन है अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ताकि जो उसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो पाए और उससे रेवेन्यू जनरेट हो या उसकी कॉस्ट बचे। ये दो होंगे, या तो रेवेन्यू जनरेट बढ़ेगा या कॉस्ट कम होगी। ठीक है। ये आपका थ्योरी है, एंट्रीज पढ़ सकते हैं आप इसको। कैपिटल बजटिंग में क्या रहेगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, जो कि बिजनेस, उन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को हमारे को आइडेंटिफाई करना है जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, रेवेन्यू इंक्रीज करना या कॉस्ट डिक्रीज करना, जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, वो मेजर फोकस रहता है कैपिटल बजटिंग का। उसके बाद दूसरा क्या है, देखो हर बिजनेस चाहता है पैसा कमाना। तो पोस्ट टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, ये क्यों लिखा है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो? मतलब इंक्रीमेंटल मतलब एडिशनल, जो मैं कमा रहा था उससे ज़्यादा ही मेरे को कमाना है। पोस्ट टैक्स मतलब टैक्स को पे करने के बाद। तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पोस्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइजेज द रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स की रिटर्न मैक्सिमाइज कर देगा वो है। इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? अगर आप ये देखिए, अगर रिलायंस है, अदानी है, उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कैपिटल डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग डिसीजन? उनके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आज जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका बेनिफिट उनको 3 4 साल 5 साल बाद मिलना शुरू होता है, बड़े कॉर्पोरेट्स को। तो उनका क्या है, उनको कांस्टेंट रेवेन्यू चाहिए, कांस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। इसके लिए उनको कैपिटल बजटिंग हर टाइम करते रहना पड़ता है, ताकि उनका जो कैपिटल बजटिंग, मतलब आप अगर वर्ड्स को तोड़ेंगे, कैपिटल और बजटिंग, कैपिटल मतलब पैसा, बजटिंग मतलब आपको कैसे यूटिलाइज करना है उस पैसे को अच्छे तरीके से। तो क्यों रहता है इंपॉर्टेंट? क्योंकि बड़ी लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है। मैंने बताया लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो है ही, 4 5 साल 10 साल 20 साल के भी होते हैं। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया तो आपको उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, और आउटकम्स जो है वो अनसर्टेन रहते हैं उसके। ठीक है। तो ये है अपना इरिवर्सिबल और अनसर्टेन आउटकम्स, क्योंकि आपने आज एज्यूम किया कि जैसे टाटा, मैं आपको बीच बीच में, मेरी पढ़ाने की स्टाइल क्या है कि मैं बीच बीच में आपको एग्जांपल देता रहूँगा, तो आपको, ताकि आपको याद रहे। तो अभी अगर आप थोड़े 2000 के बाद बॉर्न बच्चे हैं तो आपको ये चीज़ शायद ना पता हो। अगर गूगल करेंगे आपको पता चलेगी। टाटा ने 2008-9 में संगरूर में नैनो एक कार आती थी, उसका प्लांट लगाया था। तो उसमें क्या था, उसने पूरा इन्वेस्टमेंट कर लिया। वेस्ट बंगाल में है सर संगरूर, तो उसमें पूरा उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया। पूरा आसपास की लैंड खरीद ली, लोगों को समझाया कि क्या कहते हैं, हम यहाँ पे क्या फ़ायदा रहेगा, हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, सब कुछ हो गया वहाँ पे। काफ़ी महंगी उन्होंने ज़मीन खरीदी वहाँ पे। और वहाँ पे पॉलिटिकली, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को थोड़ा सा
बेला फुसला के जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह कराए, और वो प्लांट टाटा वहाँ नहीं लगा पाया, वो इवेंचुअली फिर कहीं गुजरात में लगा था आई गेस। तो उसमें क्या हुआ कि ये डिसीजन इरिवर्सेबल है, टाटा को लॉस हुआ और आउटकम भी अनसर्टेन है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, सपोज करो उसने अब टाटा ने गुजरात में प्लांट लगा दिया। पहले इरिवर्सेबल का तो संगरूर का एग्जांपल आ गया। अब अगर टाटा ने प्लांट लगाया, सपोज करो उसने नैनो के लिए 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, उसने पूरे की पूरी प्रोजेक्शंस करी कि मैं इतनी कार्स इस साल में बना के इतनी बेच दूंगा, मुझे इतना प्रॉफिट होगा, और वो कार मार्केट में चल ही नहीं पाई। तो जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो तो सारी खराब हो गई। तो आउटकम ही अनसर्टेन है उस इन्वेस्टमेंट का। हमें पता, हम जो जिन एजम्पशंस पे हम अपना पैसा लगा रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में, अगर वो एजम्पशंस ही मीट नहीं हो पा रही हैं तो अब क्या करेंगे। तो इस वजह से ये थोड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस रहते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं। ये सिर्फ आप लोगों के इजी रिटेंशन के लिए मैंने एक वो बनाया है कि इजीली रिटेन हो जाए, कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो याद करने में। तो थोड़ा बेसिक थ्योरी सा है, ये आप सिर्फ पढ़ के समझ जाएंगे कि क्या है। आइडेंटिफिकेशन करना होता है, फिर प्लान करते हैं पूरा इन्वेस्टमेंट का, फिर इवैल्यूएट करते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट रहेगा नुकसान रहेगा। फिर मान लो इसमें 4 प्रोजेक्ट बन के आए, तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूँगा उस प्रोजेक्ट में से, वो आ जाता है। सिलेक्शन के बाद मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ उसको। इम्प्लीमेंटेशन मेरी मान लो ख़त्म हो गई है, फिर मैं उस चीज़ को कंट्रोल करूँगा। ठीक है। और उसके बाद मेरा रिव्यू रहेगा। रिव्यू तो आपका ऑनगोइंग रहता ही है। अब टाटा ने कोई प्लांट लगा दिया कहीं पे, तो थोड़ा ना प्लांट लग गया तो ख़त्म। रिव्यू और कंट्रोल तो ऐसे है जो ऑनगोइंग फेजेज ही रहते हैं। ये और ये फेज जो ऐसे है, ये ऑनगोइंग फेजेज हैं, ये तो चलते रहेंगे इन्वेस्टमेंट के बाद भी, है ना। तो ये आप पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर। अब हमारा जो मेजर थ्योरी फोकस है, क्योंकि हम हमारा मेन पर्पस है एग्ज़ाम में पास होना। तो हमारा जो मेन पर एग्ज़ाम में पास होने का पर्पस है वो पास होना है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं वो इन तरीके के होंगे, जो कि रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजन, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सेप्ट रिजेक्ट, कंटिजेंट, ये आगे आएंगे तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। कैपिटल बजटिंग में क्या है, जो फर्म की एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है। वो क्या रहेगा, एक तो नई कंपनी के लिए कि कौन सी प्लांट मशीनरी लगाएगा। एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए नॉर्मली एक्सपेंशन डिसीजन रहेंगे इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद उनकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे डिसीजंस की, या तो रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन या एक्सपेंशन, ये एग्जिस्टिंग के लिए रहेगा। रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन मतलब, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपने रिप्लेस कर दिया। सपोज करिए आप कोई पुराना मोबाइल यूज़ कर रहे थे, आपने उसकी जगह नया ले लिया, तो उसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट हैपन व्हेन अ मशीन और इक्विपमेंट हैज कंप्लीटेड इट्स यूजफुल लाइफ। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि रिप्लेसमेंट में तो मशीन की लाइफ ही खत्म हो गई, मतलब वो फ़ोन ख़त्म ही हो गया, ख़राब हो गया, बिल्कुल आप चला ही नहीं सकते। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि मेरी पुरानी मशीन तो चल रही है, बट वो आउटडेट हो चुकी है। तो आज की डेट में अगर मैं पहले 4,000 पीस बना रहा था, आज की डेट में 40,000 पीस की कोई मशीन आ गई है, तो मैं इस पे लगाऊंगा ना, मेरे को ये 10 मशीनें अगर मैं चला रहा हूँ, तो ये मेरा एक ही मशीन से काम हो जाएगा। तो मॉडर्नाइजेशन का फ़ायदा यही रहता है कि आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो जाता है, बट आप जो हैं अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपका जो स्पेस होगा, सपोज करिए पहले मैं 10 मशीनों पे के लिए जो स्पेस यूज़ कर रहा था, वो मैं सिर्फ एक ही मशीन लगाऊंगा तो मेरा उसी में काम हो जाएगा, उतनी ही प्रोडक्शन मेरी एक मशीन में आ जाएगी। तो फिर मैं उस स्पेस को, अपनी जो फैक्ट्री की स्पेस है उसको और बेटर तरीके से यूज़ कर पाऊंगा। एक्सपेंशन डिसीजन क्या रहता है, एक्सपेंशन बेसिकली कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट लाना है या उसको कोई नई मार्केट डेवलप करनी है, उसके लिए है। तो एक्सपेंशन का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, तो उसके लिए उसको कैपिटल बजटिंग करना है। थर्ड टाइप है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, सपोज करो पहले मैं अ, एक प्रोडक्ट बना रहा था, अब मेरे को, सपोज करो मैं पहले बना रहा था कार की बैटरी बना रहा था। ठीक है। तो कार की बैटरी में क्या क्या लगेगा, कार की बैटरी में वायर लगेगी, ठीक है, आपका लेड लगेगा,
प्लस उसमें आपका कुछ केमिकल्स जाएंगे, फिर प्लास्टिक का जो मोल्ड होगा वो लगेगा, फिर एल्यूमिनियम के कुछ आइटम लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे मार्केट से परचेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब डाइवर्सिफिके अब इसमें ये तो हमारा बैटरी से रिलेटेड हो गया। अब डाइवर्सिफिकेशन में क्या है, सपोज करो मैं कुछ नया काम ऐड करता हूँ, सपोज करो मैं एफएमसीजी में जाता हूँ। अब एफएमसीजी में क्या रहेगा कि मैंने बिस्किट बनाने शुरू कर दिए या मैंने ऑयल बेचना शुरू कर दिया, तो ये तो हो गया डाइवर्सिफिकेशन। अब मैंने ये इतना सारा एग्जांपल आपको क्यों दिया, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करना चाहता हूँ कि आपकी जीके के लिए भी बढ़िया रहे। अब ये बैटरी बनाने वाला क्या करेगा, बैटरी कहाँ यूज़ होगी, कार्स में यूज़ होगी या बाइक में यूज़ होगी। ठीक है, अब कार या बाइक में जब बैटरी यूज़ करेगा, तो जो बैटरी बना रहा है बल्क में, मान लो सपोज करो एक्साइड है, एक्साइड सोचेगा यार मेरी बैटरी जो है कार में भी जा रही है बाइक में भी जा रही है, मैं एक काम करता हूँ मैं बाइक ही निकाल देता हूँ अपनी, तो मेरे को जो है वो फ़ायदा रहेगा क्योंकि मेरी बैटरी एग्जिस्टिंग बैटरी ही इसमें लग जाएगी बाइक में। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इस पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए। अब दूसरा क्या है, अगर ये एक्साइड, मैं ऊपर आता हूँ एक बारी, एक्साइड अगर मान लो वायर में भी घुस जाता है, वायर भी बनाना शुरू कर देता है, तो वो होगी बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होगी, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन अगर मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो मेरा फिनिश प्रोडक्ट है वो आगे किसी और प्रोडक्ट में यूज हो रहा है और मैं उसी प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देता हूँ, तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होगी कि जिस रॉ मटेरियल को यूज करके मैं अपना प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अगर मैं उसी को बनाना शुरू कर देता हूँ रॉ मटेरियल को, या उसी की ट्रेडिंग शुरू कर देता हूँ, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए कि पार्ले का बिस्किट है, पार्ले के बिस्किट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लोर चाहिए, हमारे को ऑयल चाहिए, हमारे को शुगर चाहिए। ठीक है, और हमारे को हीटिंग के लिए कुछ उनके ओवंस है वो चाहिए। अब सपोज करिए कि पार्ले अगर ओवंस बनाना शुरू कर दे या पार्ले अगर शुगर की फैक्ट्री लगा ले, तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या हुआ, वो पार्ले का बिस्किट कहाँ यूज होता है, सपोज करिए वो जहाँ लोग चाय पीते हैं उसके साथ पार्ले का बिस्किट जाता है। अब पार्ले को बताया कि मेरा इतना बिस्किट बिकता है और मेरी चाय के साथ ज़्यादा कंजम्पशन है, बिकॉज इंडिया इज अ टी टी कंज्यूमिंग इकोनॉमी, तो मेरा चाय के साथ ज़्यादा जाता है। तो पार्ले ने चाय के ही अपना इंटीग्रेट कर दिया किसी के साथ, या अपना ही कोई चाय के कियोस्क खोल लिए, तो वो हो गया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरा है अब हमारा जो है ये डिसीजन सिचुएशंस क्या है, ये वो आ गया। तो मैं तीन हैं हमारे डिसीजन सिचुएशन, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सेप्ट रिजेक्ट, कंटीजेंट डिसीजन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, दोनों में से एक। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली मतलब, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, रजामंदी हो गई, या वी आर म्यूचुअली अग्रीइंग ऑन दिस थिंग, मतलब हम दोनों डिसाइड कर रहे हैं आपस में मिलके। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक ही आप यूज कर सकते हो, तो इट इज अ इधर और डिसीजन, या तो एक, दोनों में से एक। इफ द कंपनी एक्सेप्ट वन प्रोजेक्ट इट कैन नॉट एक्सेप्ट द अदर, ये बता ही चुका मैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं इसलिए साथ साथ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको थ्योरी भी आसान लगे। चूजिंग बिटवीन बीइंग अ सेमी ऑटोमेटिक मशीन और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, तो हम दोनों में से एक ही लगा सकते हैं, तो वो दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गए। सपोज करो कि मैं वॉशिंग मशीन लेना चाहता हूँ, या तो मैं सेमी ऑटोमेटिक लूंगा, फ्यूली लूंगा। ऑटोमेटिक अपनी कंजम्पशन के हिसाब से, प्लस अपना जो बिजली का खर्चा है, अपनी जो कॉस्ट है उसको देखते हुए, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गया। क्योंकि आप अगर फुल्ली ऑटोमेटिक खरीदोगे तो सेमी ऑटोमेटिक खराब है, बेकार है आपके लिए, और अगर आप सेमी ऑटोमेटिक खरीदोगे तो फुल्ली बेकार है। ठीक है, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन क्या हुआ कि आप दोनों प्रोजेक्ट अपने से compete नहीं कर रहे हैं, या तो ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो आप ये प्रोजेक्ट वाइज रीजन करेंगे, ईच प्रोजेक्ट इज इवेल्युएटेड ऑन इट्स ओन। आप प्रोजेक्ट देखोगे, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, आप उससे उसको डिसाइड करोगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें हम प्रॉफिट देखेंगे अपना भी, कि मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है। अगर मेरा प्रॉफिट जो मैं चाहता हूँ उससे ज़्यादा हो तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, और अगर कम हो रहा था उसको रिजेक्ट कर दूंगा। कंटीजेंट डिसीजन क्या है, डिपेंडेंट डिसीजन। डिपेंडेंट डिसीजन मतलब क्या हुआ कि आपको एक अगर डिसीजन, मान लो आपके पास, आपने ये डिसीजन लिया, तो आपको ये साथ में करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया
एग्जाम्पल क्या है, जैसे गवर्नमेंट जो है, जो मैं आपको पहले ही संगरूर का एग्जाम्पल दे रहा था, तो नॉर्मली क्या होता है जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उस एंटिटी को बोलती है कि आप वहाँ पे लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ देंगे या उनके लिए स्कूल बनवाएंगे। तो ये कंटीजेंट रीजन है कि आप, अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो आपको स्कूल तो बनाना ही पड़ेगा। स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग, हम सबसे पहले कैश फ्लो देखेंगे, ऑल्टरनेट एक बार इवेल्युएट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि मेरे हिसाब से जो मुझे चाहिए वो मेरे को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना उसको। ठीक है, मैं यहीं पे वीडियो क्लोज कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ प्योर थ्योरी वीडियो। तो थ्योरी थोड़ा सा जो बच्चे हैं उनको समझ में एब्जॉर्व करने के लिए मैं जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं अलग वीडियो में स्टार्ट करूँ।